हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि अफगानिस्तान और तुर्किस्तान से आए सुल्तान मोहम्मद गोरी ने अपने शासन को बढ़ाने के लिए गुजरात पर और पंजाब पर आक्रमण किया था। गुजरात पर आक्रमण में वे असफल रहे, परंतु उन्होंने पूरे पंजाब पर धीरे धीरे आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लिया था। उनके राज्य की सीमा जो थी अजमेर और दिल्ली के सुल्तान के राज्यों से जाकर मिली थी, जिसके सुल्तान थे पृथ्वीराज चौहान, तृतीय राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान और ने भी अपने शासन की स्थापना बढ़ाने के उद्देश्य से अपने शासन को बढ़ाने के उद्देश्य से पंजाब पर आक्रमण करना चाहा, जहां पर पहले से ही पृथ्वीराज चौहान का शासन था। इस प्रकार मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध होना तय था। तो प्रथम तराइन युद्ध सन 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन नामक स्थान पर हुआ था। इसमें गोरी को पृथ्वीराज ने हरा दिया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पूरी तरह घायल हो गए और मुश्किल से बचकर निकल पाए थे। वापस लौटकर गोरी ने एक और युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी। अगले साल अर्थात 1192 में तराइन के मैदान में दोनों के बीच दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज की सेना जो थी बहुत बड़ी थी। उसमें पैदल सैनिक थे, घोड़सवार सैनिक थे, हाथियों पर सवार सैनिक थे। कई छोटे राजा व सामंत अपनी अपनी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान की मदद के लिए आए थे। गोरी की सेना बहुत छोटी थी उनके सामने। उनमें न तो हाथी थे, उसमें हाथी नहीं थे, लेकिन उसके पास तेज दौड़ने वाले घुड़सवार थे और ऐसे घुड़सवार थे जो घोड़े पर ही बैठे बैठे तीर चला सकते थे। कुशल घुड़सवार थे उनकी सेना में। इस प्रकार जब गोरी के घुड़सवारों ने पृथ्वीराज के हाथियों पर वार किया तो हाथी जो है उनके वार से पीछे हटने लगे और अपनी ही सेना को कुचलने लगे और अपनी ही सेना में तबाही मची गई। उनकी सेना में तबाही मच गई। इस तरह से अंत में युद्ध में पृथ्वीराज हार गए। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, क्योंकि मोहम्मद गोरी के जो घुड़सवार थे उन्होंने हाथियों पर आक्रमण किया और हाथियों के आक्रमण से हाथी जो है पीछे हटने लगे और अपनी ही सेना को कुचलने लगे थे। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली में राजपूतों की जगह तुर्कों का शासन स्थापित हो गया। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने तुर्क सेनापतियों ने तेजी से पूरे उत्तर भारत में अपने कब्जे में कर लिया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। और मोहम्मद गोरी ने इस प्रकार पंजाब के साथ साथ दिल्ली पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया था। मोहम्मद गोरी इसके पश्चात तुर्क सेनापतियों ने तेजी से पूरे उत्तर भारत पर अपने कब्जे में कर लिया था। तुर्कों की सफलता के क्या कारण थे? तुर्क लोग इतनी तेजी से कैसे सभी प्रमुख राजपूत राजाओं को हरा पाए, या राजपूत राजा उनसे क्यों हारे? आदि कई सवाल थे जो इतिहासकारों के मन में आए, लोगों के मन में आए। इसका सबसे पहला और प्रमुख कारण था कि राजपूत राजाओं के पारस्परिक मतभेद थे। राजपूत राजाओं में पहले पारस्परिक मतभेद थे और इसके साथ साथ राजा जयचंद की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण थी। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि तुर्क जीते क्योंकि उनके पास फुर्तीले तीर चलाने वाले घुड़सवार थे, जो युद्धभूमि में तेजी से दुश्मनों पर टूट पड़ते थे और अपना बचाव भी कर लेते थे। अर्थात उनके युद्ध करने के तरीके
और साधन राजपूतों से बेहतर थे। इस कारण तुर्की सेना जो है राजपूतों की विशाल सेना से जीत सकी थी। गुलाम से सुल्तान बने थे। तराइन के युद्ध में के कुछ ही साल बाद गोरी की हत्या कर दी गई। उस समय दिल्ली में उसके गुलाम अधिकारी व सेनापति थे जो वहां की शासन व्यवस्था देख रहे थे। इसके साथ ही गौर वंश के समाप्त हुआ। उसके बाद गुलाम वंश का शासन दिल्ली पर स्थापित हुआ। तराइन के युद्ध के कुछ साल बाद ही मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई और उस समय दिल्ली में उसके गुलाम अधिकारी व सेनापति थे जो वहां की शासन व्यवस्था देख रहे थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उन दिनों गुलाम बड़े अधिकारी व सेनापति भी होते थे? उन दिनों तुर्किस्तान, ईरान आदि देशों में यह एक आम बात थी। कुछ व्यापारी युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध कला और प्रशासन का प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेच देते थे। इन गुलामों को उनकी योग्यता के अनुसार काम और पद दिए जाते थे। इसके बदले उन्हें अधिक वेतन भी दिया जाता था। कुछ योग्य गुलाम अधिकारी अपने मालिकों के बाद शासक भी बने। दिल्ली में मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक प्रशासन के काम देख रहा था। गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने अपने आप को एक स्वतंत्र सुल्तान और दिल्ली को एक स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया। इस तरह वह दिल्ली का पहला सुल्तान बना। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया था। गुलाम वंश की स्थापना इस कारण हुई क्योंकि जो राजाओं के दरबार में गुलाम हुआ करते थे उन्होंने अपने शासकों के पश्चात उस राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया था। और ये गुलाम कौन होते थे? पुराने समय में अक्सर लोगों के मनुष्यों को खरीद फरोख्त की प्रथा प्रचलित थी। तो कुछ व्यापारी लोग जो है लोगों को, लड़कों को, युवकों को खरीदते थे और उन्हें युद्ध कला में और प्रशासन का प्रशिक्षण देते थे और प्रशिक्षण देने के पश्चात वे इन युवकों को सम्राटों और राजाओं के पास बेच देते थे और राजा जो थे इनकी योग्यता के अनुसार इन्हें पद देते थे और वेतन भी देते थे। कई जो गुलाम थे वह अपने राजाओं के पश्चात सुल्तान भी बने थे और इस तरह से गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। गुलाम से सुल्तान बनने वाला प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी के शासन में प्रशासन का काम देख रहा था। गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को एक स्वतंत्र सुल्तान और दिल्ली को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और इस तरह वह दिल्ली का पहला सुल्तान बन गया। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम से एक मीनार का आरंभ कराया जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। देखा है दिल्ली में कुतुब मीनार आपने? कुतुबुद्दीन के बाद उसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश सुल्तान बना। उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया और इल्तुतमिश के सामने दो बड़ी समस्याएं थी। पहली अपने ही अधिकारियों का व्यवहार और दूसरी पराजित राजपूत राज परिवारों का व्यवहार। सल्तनत के बड़े अधिकारी व सेनापति सुल्तान से दबकर नहीं रहना चाहते थे और अपनी मनमानी करना चाहते थे। इस कारण सुल्तान अपने प्रशासन को मजबूत नहीं कर पा रहा था। इसका फायदा उठाकर पुराने राजाओं के वंश के लोग सुल्तान का विरोध करने लगे। वे गांव के किसानों से लगान इकट्ठा करके स्वयं रख लेते थे किंतु राजकोष में जमा नहीं करते थे।
वे सड़कों पर आने जाने वाले यात्रियों व व्यापारियों को लूट लेते थे। इस प्रकार सल्तनत कमजोर होने लगी थी। सुल्तानों के आदेशों का पालन केवल कुछ शहरों में ही होता था। कुतुबुद्दीन के मृत्यु के पश्चात उनका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश सुल्तान बना। इल्तुतमिश ने सबसे पहला काम यह कराया कि अपने ससुर अर्थात कुतुबुद्दीन के द्वारा निर्माण किए जाने वाले कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया। और इल्तुतमिश के सामने दो बड़ी समस्याएं थी। पहली थी जो अपने ही राज्य के अधिकारियों का व्यवहार, और दूसरा था जो राज परिवार दूसरे राज्यों को जीत करके उन्होंने अपने अधिकार में किए थे, उन राज परिवारों का व्यवहार। पहले जो अधिकारी थे अपने शासन के, वे अपने सुल्तान से दबकर नहीं रहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जो राजा बना है उन्हीं के जैसे गुलाम था, गुलाम से वह राजा बना है, इस कारण वह उनसे दबकर नहीं रहना चाहते थे। दूसरा था उनकी देखा देखी राज परिवार के लोग जो थे वह भी अपने आप को स्वतंत्र या उनके व्यवहार का फायदा उठाते थे। और मनमानी करना चाहते थे। ये सुल्तान जो के अधिकारी थे वह सुल्तान से दबकर नहीं रहना चाहते थे, मनमानी करना चाहते थे। इसी प्रकार राज परिवार के लोग भी अपने आप मनमानी करने लगे थे। वे गांव से लगान इकट्ठा करते थे, लेकिन उसे राजकोष में जमा नहीं करते थे, बल्कि स्वयं रख लेते थे उसको। इस प्रकार से गांव के किसान जो से फायदा गांव के किसानों से लगान इकट्ठा करके स्वयं रख लेते थे और उसे राजकोष में जमा नहीं करते थे। वे सड़कों में आने जाने वाले लोगों को लूट लेते थे, व्यापारियों को लूट लेते थे। इस प्रकार से इल्तुतमिश के सल्तनत काल में जो है सल्तनत को कमज़ोर बनाने के लिए अधिकारी और पुराने राज परिवार के सदस्य जो थे वह इल्तुतमिश के सामने बहुत सी समस्याएं खड़ी करना लगे थे। इस प्रकार सल्तनत कमज़ोर होने लगी थी और सुल्तानों के आदेशों का पालन अब केवल कुछ शहरों के लोग ही करते थे। इस प्रकार इल्तुतमिश के सामने यह दो बड़ी समस्याएं थी। इल्तुतमिश ने इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया देखते हैं। इल्तुतमिश ने प्रशासन को ठीक करने के लिए 40 योग्य गुलामों को ऊंचे पद दिए। वे सब सुल्तान के प्रति वफादार रहकर उसकी सेवा करते रहे। उनमें से कई को इक्तादार बनाया गया था। इक्तादारों का काम था अलग अलग प्रांतों में रहकर वहां का प्रशासन संभालना, विद्रोहों को दबाना और गांव में से लगान वसूलना। इस तरह जो लगान इकट्ठा होता था उसे वे अपने वेतन और प्रशासन के खर्च के लिए रख लेते थे। इन इक्तादारों का समय समय पर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में तबादला भी होता रहता था। पिता के बाद पुत्र को उसका इक्ता या पद विरासत में नहीं मिलता था। इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन को ठीक करने के लिए 40 योग्य गुलामों को ऊंचे पद प्रदान किए और उनका काम था कि विभिन्न प्रांतों में जाकर के वह वहाँ का प्रशासन देखें और विद्रोहों को रोकें, लगान वसूल करें, और जो लगान वसूल होता था वह उनका वेतन भी होता था और प्रशासन के लिए जो खर्च होते थे उसका खर्च भी वे उसी में से करते थे। इस प्रकार इक्तादार जो थे या गुलाम जिन्हें ऊंचे पद दिए गए थे वे गुलाम होने के कारण उनके अपने सुल्तान के प्रति वफादार होते थे। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयत्न किया था। इन इक्तादारों का समय समय पर
तबादला भी हो जाता था, अर्थात ट्रांसफ़र भी हो जाता था। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इक्तादारों का ट्रांसफ़र हो जाता था, तबादला हो जाता था। किंतु पिता के बाद पुत्र को इक्ता यानी पद पुत्र को प्राप्त या विरासत में नहीं मिलता था। पिता के बाद पुत्र को अपने पिता का इक्ता अर्थात पद विरासत में नहीं मिलता था। यदि पुत्र योग्य होगा तो अवश्य शायद मिल जाए या नहीं भी मिले। इसका अर्थ यह था कि इक्तादार का पद जो था वह वंशानुगत नहीं था। पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, इस प्रकार से इक्तादार का पद नहीं था, क्योंकि इक्तादारों का क्या होता था, तबादला होता रहता था। और जहाँ तबादला होता है वहाँ वंशानुगत पद की कोई भी मायने नहीं रखता है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।